और उपचुनाव को लेकर हो रही वोटिंग पर सीएम योगी का ट्वीट आया है। योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हेतु मतदान प्रारंभ हो चुका है। सभी सम्मानित मतदातागण कोविड से बचाव संबंधी सावधानियों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में अवश्य सहभागी बने। सभी सावधानियां अपनाएं, मतदान का कर्तव्य निभाएं, लोकतंत्र जीतेगा, कोरोना हारेगा। तो सीएम योगी का ये ट्वीट मतदान को लेकर कि कोरोना काल है, इसलिए आप जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसका पालन करते हुए इस महापर्व में सहयोग करें। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, 7 सीटों पर 9 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है वो आ गया है 1.6। 7 सीटों पर मतदान का वोटिंग परसेंटेज रहा है 1.6। सुबह 9 बजे तक बुलंदशहर की बात की जाए तो 8% मतदान हुआ है। देवरिया में 6.9% मतदान हुआ है। और अगर बांगरमऊ सीट की बात की जाए तो यहां पर 8.27% जो मतदान है वो रजिस्टर्ड किया गया है। और सत्ता के इसी सेमीफाइनल पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, इसके अलावा हमारे साथ के उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, पहले तो आप ही से बात करते हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी की हैं, यानी कहीं ना कहीं अगर किसी की साख दांव पर है तो वो बीजेपी की है। देखिए, उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने नेता योगी आदित्यनाथ जी के ईमानदार छवि और कुशल प्रशासक के छवि के साथ हम उतरे हुए हैं। 3.5 साल के लगभग हमारा कार्यकाल जनता के सामने है। अपराधियों पर हमने नकेल डाली है, गेहूं और धान की बराबर खरीद कराई है, गरीबों को निःशुल्क अनाज और बिजली कनेक्शन और तमाम गैस और शौचालय और आवास की जो हम लोग गरीबों के लिए किया है उसका हमें लाभ मिलेगा। दूसरी बात, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है कि वे बराबर सक्रिय रहते हैं, बराबर जनता से जुड़े रहते हैं और बराबर हर जगह जाते हैं। वहीं अगर आप विपक्ष के नेताओं को देखेंगे तो श्रीमान अखिलेश यादव जी लंदन में थे चुनाव के समय पे, अभी आए हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी बीच में बैंकॉक चले गए थे, अब पधारे हैं। मायावती जी कभी घर से बाहर निकलती नहीं है। तो जनता के साथ कौन नेता खड़ा है ये जनता बहुत बखूबी जानती है। और जिस तरीके का अमन चैन का वातावरण है, लूट का वातावरण नहीं है, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। हमारे पास एक बड़ा कैडर है, जो हर बूथ में हमारे पास संगठन है। हम बराबर सरकार की योजनाओं को लेकर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जाते रहे हैं। आपको कहीं भी किसी भी आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का कैडर देख लीजिए, आपको सड़क पर नहीं मिलेगा। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि किसी तरह का संशय नहीं है, 6 सीट क्या 7 सीट पर बीजेपी आ जाएगी। लेकिन स्थितियां क्या कह रही हैं? हम के उपाध्याय जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं, टुंडला सीट से हैं। उनके पास पहले हो लेते हैं, वहां का जायजा ले लेते हैं, उसके बाद के उपाध्याय जी आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे। हिमांशु, अगर टुंडला की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त किस तरीके का मतदान हो रहा है और क्या लोग अब निकलने शुरू हो गए हैं और किन मुद्दों के साथ वहां के लोग निकल रहे हैं अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ सुबह के वक्त चूंकि अब ठंड शुरू हो गई है तो थोड़ा सा कम निकल रहे थे लोग, लेकिन अब मतदाताओं की भीड़ निकलने लगी है और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए निकल रही है। ये जो टुंडला की सीट है ये बीजेपी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ एसपी सिंह बघेल जीते थे 60,000 वोटों से, उसके बाद आगरा से सांसद निर्वाचित हुए। तो अब यहाँ महाराज सिंह धनगर हैं, सपा से, बसपा से चक हैं और उसके बाद बीजेपी से प्रेमपाल सिंह धनगर हैं, जो कुछ देर पहले यहाँ आए थे इस बूथ पर। तो उनमें आत्मविश्वास था और उनका सीधा कहना था, हमारे सामने हार जीत की बात नहीं, हमारे सामने बात यह है जो एक लकीर खींची है एसपी सिंह बघेल ने, उसे पार करना, उससे बड़ी लकीर खींचना, यानी आत्मविश्वास से लबरेज है। तो तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और पूछेंगे कि किस, आप बताइएगा, आप वोट डालने आए हैं आप? तो क्या स्थिति है, क्या मुद्दा है आपका?
मुद्दा तो ये है कि सरकार का सही कदम होना चाहिए, हर मामले में जनता की सेवा होनी चाहिए। आप बताइएगा कि क्या है, बिजली आती है कि नहीं? बिजली हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट मिल रही है, पानी अच्छा मिल रहा है, सब चीज़ अच्छी है हमारे यहाँ। संतुष्ट है योगी सरकार से? योगी सरकार से संपूर्ण तरीके से अच्छे हैं, पिछली सरकारों से अच्छी, जिस सरकार से हिमांशु, चलिए इन्होंने तो बता दिया योगी सरकार बढ़िया है और इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सबके अपने अपने एजेंडे हैं और जो मतदाता हैं वो बेहद जागरूक हैं। वो अपने सरकार को लेकर, अपने हित को लेकर किस तरह से वोटिंग करनी है उसको लेकर भी पहुंच रहे हैं। के उपाध्याय जी, आपसे ये जान, जिस तरह से आलोक अवस्थी जी ने कहा कि 6 सीटें हैं और पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं कि 6 सीटें उन्हीं के झोली में आने वाली है, लेकिन क्या आपको लग रहा है ये आसान होगा? आलोक अवस्थी जी सही कह रहे हैं। बाकी आप अन्य दलों के प्रवक्ताओं से पूछेंगी तो वो भी यही कहेंगे कि ये सीटें उनकी झोली में जा रही हैं। लेकिन ये सही है कि भाजपा ने ये चुनाव पूरी ताकत से लड़ा है। वो किसी भी चुनाव को एक तो ये नहीं मानती कि उपचुनाव है। जैसे मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है वो घर से नहीं निकले, उन्होंने केवल ट्वीट किए हैं और ट्वीट के जरिए वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता उनको वोट दे। तो उससे कार्यकर्ताओं में एक जो जोश और की भावना आनी चाहिए वो नहीं आ पाती, कार्यकर्ता मोटिवेट नहीं हो पाते। एक बात। और दूसरी बात ये है, ये बीच में दूसरी आवाजें आ रही हैं, ये कोई दूसरी। ठीक है के जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आवाजें आ रही हैं उनको बंद किया जा सके और आपसे बात किया जा सके। एमएच खान के पास हम चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो। एमएच खान साहब, जिस तरह से के जी भी बता रहे थे, के उपाध्याय जी भी बोल रहे थे कि सभी अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से इस उपचुनाव को भी बहुत संजीदगी से लिया, यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया और मुख्यमंत्री भी निकले, कई जगहों पर उन्होंने जनसभाएं की, वहां पर पहुंचे, लेकिन बाकी पार्टियां जो थी वो थोड़ी शिथिल दिखाई दी। इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? एमएच खान साहब, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है एमएच खान साहब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। आलोक अवस्थी जी, जिस तरह से के उपाध्याय जी कह रहे थे कि सभी ठीक है, सभी पार्टियां अपनी अपनी सीट पर जीत के दावे करती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि जो बाकी पार्टियां थी, चाहे एसपी, बीएसपी या कांग्रेस की बात कर ली जाए, वो उतनी एक्टिव नहीं दिखाई दी। इससे आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचने वाला है? नाथ जी ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि बाकी पार्टियां हताश और निराश हो चुकी हैं। आपने ये भी देखा होगा, अभी एडीआर की रिपोर्ट आई थी, 7 सीटों पे 5 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपराधी उतारे हैं। कांग्रेस का भी एक कैंडिडेट जो है अपराधी है, बसपा के भी 6 अपराधी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसने किसी भी अपराधी को टिकट नहीं दिया है। एक राजनीति में जो शुचिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, हमने उसको बढ़ावा दिया है। और बगल में लखनऊ के एक बांगरमऊ सीट है जहां पे समाजवादी पार्टी ने एक गैंगरेप के आरोपी और हिस्ट्री सीटर को उतार दिया है, जिसके ऊपर अभी भी 17 मुकदमे चल रहे हैं। जिस समय हिस्ट्री सीट खुली थी उस समय 40 से ऊपर मुकदमे थे उसके ऊपर। तो अपराधियों का जो राजनीतिकरण हो रहा है पार्टियों के द्वारा और अपराधियों को माननीय बनाने की जो प्रक्रिया चलती है तमाम दलों के द्वारा, इससे बाज आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ईमानदार नेतृत्व को आगे रखती है। योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल बिल्कुल ईमानदारी से जा रहा है। हमने कई बड़े अधिकारियों को, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, उनके ऊपर। चलिए, राहुल चतुर्वेदी जी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, एसपी से नेता हैं एसपी के। राहुल चतुर्वेदी जी, जिस तरह से बात की जाए, इस सत्ता का इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो बीजेपी थी वो बताया जा रहा है कि उसने तो अपनी तरफ से पूरा प्रचार प्रसार किया इस 7 सीटों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एसपी, बीएसपी, कांग्रेस उसमें पीछे दिखाई दी। क्या आप लोगों ने पहले से मान लिया कि जो सीटें बीजेपी की है वो बीजेपी के ही खाते में जाएंगी? क्या वजह रही शिथिलता के पीछे? देखिए, निश्चित ही जनता अपना मन बना चुकी है समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए। जनता पे इतने मुद्दे हैं। देखिए, आप, हम तो ये कहना चाहते हैं, विकास की बात करें तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जो ताज नगरी मोहब्बत की नगरी है, यहाँ से लखनऊ की पंचायत तक पहुंचाने का काम किया,
तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने किया। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो 26 जून 2017 से लगातार आज तक निरी हत्याएं होती जा रही हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, गड्ढा युक्त सड़कें थी, गड्ढा मुक्त सड़कें थी, कैसी चीजें हो, किसी भी चीज पर हम बात करें आपराधिक की, तो 26 जून 2017 को रायबरेली में ऊंचाहार परिवार के एक ही लोगों के 5 लोगों की हत्या की। ये सब बताने के लिए आपके प्रत्याशी या आपके नेता क्यों नहीं निकले? वो वही जानने की कोशिश कर रही हूं आपसे कि वो उस तरह का प्रचार क्यों नहीं दिखा जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। आप लोग कहां थे? व्यवस्था को लेकर आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था का आज उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। और हम ये कहना चाहते हैं कि निकलने की बात को लेकर कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में एक ही राजनीतिक परिवार ऐसा था, माननीय अखिलेश यादव जी अपने परिवार समेत अपनी जान को जोखिम में डालकर प्रवासी मजदूरों की जान बचाने का जो काम किया, हमें बड़ा फक्र होता है ऐसे नेता पर। हम उसके कार्यकर्ता, उसके सिपाही हैं, वो निकले प्रचार प्रसार में भी। और मैं कहना चाहता हूं कानून व्यवस्था को लेकर हम बात करें, विकास के मुद्दों को लेकर बात करें, तो उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे पुल का निर्माण किया जो 22 महीने अरे 23 इस महीने काम में किया? को भी राहुल जी, इस काम को भी जनता को तक पहुंचाना होगा, तभी जनता जागरूक होकर निकलेगी। चलिए इस पर बातचीत करेंगे। उमाशंकर पांडेय, प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ है। उमाशंकर जी, हमने देखा कि जो सत्ता का इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, इसलिए जो ये 7 सीटें हैं उसके लिए बीजेपी ने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बाकी पार्टियां पीछे क्यों रह गई? इसमें कांग्रेस भी है जो कि निकलकर सामने नहीं आई, लोगों से ये नहीं कहा कि हमारे ये मुद्दे हैं, आप इस मुद्दे पर वोट डालिए। क्या आप लोगों ने पहले ही एक तरह से कह सकते हैं कि गिव अप कर दिया? नीलू जी, मुझे लगता है न्यूज 18 की आंखों पर कोई चश्मा लगा है जिसको दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। आपको नहीं दिखाई दिया? अगर आपके कैमरे का कैप बंद था तो मैं उस पे क्या कह सकता हूँ। हमारे कैमरे का कैप तो खुला रहता है उमाशंकर जी, हमारे कैमरे का तो कैप खुला रहता है। सलमान खुर्शीद जी, इमरान प्रताप गढ़ी जी, प्रमोद तिवारी जी, सारे नेता लगातार फील्ड में जुटे रहे और लोगों ने पूरी ताकत से जनता के बीच जाकर इस चुनाव को जीतने का प्रयास किया है और उसके परिणाम आपको 10 नवंबर को दिख जाएंगे। आलोक अवस्थी जी को मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, खूबसूरत फिल्मी हीरोइनों से मिलते हैं, वो तस्वीरें पूरे देश को विश्व में दिखाई देती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी गांव के गरीब से नहीं मिलते हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, प्रियंका चोपड़ा जी के साथ सारी फोटो पूरे देश में देखी है। यहां मिल लेते, मुंबई में मिल लेते, वहां जाके खूबसूरत हीरोइनों क्या से प्रियंका मिलते हैं। चोपड़ा जी देश की एक लोकप्रिय अदाकारा नहीं है? आपको उसमें आपत्ति है? वो चाइना हैं? जाते हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं पांडे जी? आपकी नैतिकता कहां चली गई है? बैंकॉक में क्या करने जाते हैं राहुल गांधी जी? बैंकॉक के अंदर राहुल गांधी जी क्या करने जाते हैं? हर 3 महीने के बाद बैंकॉक क्या करने जाते हैं? अमेरिका में जाकर के सुनिए उमाशंकर कौन से जी और अभिनेत्री आलोक जो जी, कि एक कौन आलोक सी जी, इंडस्ट्री के लिए इस काम तरह करती की है, बहस उसके में साथ पढ़ने फोटो से खिंचाते अच्छा हैं। है कि मतदाताओं ये को अगर बेसिक लुभाते हैं राजनीति तो कर रहे शायद हैं। मतदाता उस तरह से उमाशंकर जी सुनिए, चलिए ठीक है, यहां पर एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, लेकिन आप सब हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये सत्ता का जो सेमीफाइनल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 1.5 साल बाद होने हैं और अब जो 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं देवरिया सीट पर। रामगोपाल द्विवेदी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, अगर देवरिया की बात की जाए तो अब तक कितना प्रतिशत मतदान वहां पर हो चुका है और किन मुद्दों के साथ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और क्या बातें हो रही है वहां पर मतदाताओं के बीच में? देवरिया में भी विकास के मुद्दे पे ही वोट डाला जा रहा है और अब चूंकि 9:30 से अधिक का समय हो रहा है तो अब बूथ पे बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं घर से बाहर निकली हुई हैं। चूंकि मैं इस वक्त एक सखी बूथ पे खड़ा हूं, ये महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत बूथ है जहां पे महिलाएं ही ड्यूटी कर रही हैं, महिलाएं ही मतदान करा रही हैं और यहां पे सबसे अधिक महिला मतदाता भी हैं, तो इस कारण ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। अगर हम देवरिया की बात करें तो यहाँ पे 326 नंबर जो बूथ है वहां का ईवीएम पिछले 2 घंटे से खराब है और जो रिटर्निंग अफसर है अब उस
ईवीएम को बदलने की तैयारी वहां पे चल रही है। और जिले में जो है करीब 7 से 8% तक का मतदान हुआ है। चूंकि सुबह का वक्त था और देवरिया सदर में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो ग्रामीण इलाके हैं, तो ग्रामीण इलाकों में जो मतदाता है वो 10 बजे के बाद करीब बाहर निकलता है। और वो यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है कि चूंकि मैं ग्रामीण इलाके में खड़ा हूं तो यहाँ पे जो मतदाता है अब वो आना शुरू हुआ है। और ये उम्मीद की जा रही है कि अब जो 12 बजे वाला आएगा वोट प्रतिशत, उसमें मतदान प्रतिशत बढ़ा रहेगा। और यहाँ पे भी मतदाता जो है वो विकास के मुद्दे पे ही वोट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देवरिया सीट है ये कई मामले में इस बार प्रयोगात्मक है, क्योंकि जो चारों प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने चारों ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिए हैं। और करीब 29 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि अगर इन चारों में से कोई जीतता है तो ब्राह्मण कैंडिडेट का चारों प्रत्याशी ब्राह्मण है और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कौन बाजी मारेगा ये तो 10 तारीख का दिन ही बताएगा। राहुल चतुर्वेदी नेता एसपी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अगर इस पूरे उपचुनाव की बात की जाए, 1 सीट एसपी के पास है लेकिन 6 सीटों पर बीजेपी काबिज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एसपी के कोई बड़े नेता, खासतौर पर अगर अखिलेश यादव को ही ले लिया जाए, कितनी जगह वो निकले हैं, कितनी जगह वोटरों से उन्होंने अपील की है। बाकी एसपी के बाकी जो बड़े चेहरे थे उनमें कम दिखाई दिए कि लोग बाहर निकले। हाँ ठीक है, आप बातचीत अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, एजेंडे को उठाने की बात हो रही थी, लेकिन एक जो कैंपेनिंग होती है वो कहीं ना कहीं नदारद दिखाई दिया। सभी जगह कैंपेनिंग हुई मैम। हमारे यूथ के सारे प्रदेश अध्यक्षों ने, यूथ के सारे नेताओं ने और बड़े बड़े जितने पार्टी के नेता हैं सभी लोगों ने अपने पार्टी के मुद्दों को पहुंचाने का काम किया, प्रचार प्रसार किया। मैंने इससे पहले भी कहा था, जब आपने कहा कि अखिलेश यादव जी नहीं निकले, अखिलेश यादव जी कोरोना जैसे महाकाल में जब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिवार में कोई निकलने को तैयार नहीं था, अपनी जान बचाने के लिए सब लोग अपने कमरों में बंद थे, तब हमें बड़ा दिल से फक्र होता है और कहने को उत्तर प्रदेश की हर आदमी को बड़ा फक्र होता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार के संग उन प्रवासी मजदूरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर। ठीक है, तो चलिए, तो ये सारी बातें कितनी इस उपचुनाव में लागू होती हैं, क्या सोचकर मतदाता मतदान करता है और कौन सी पार्टी का नेता इसमें विजयी प्राप्त करता है, आज सत्ता के सेमीफाइनल पर लगातार जो मतदान हो रहा है उस पर कवरेज हमारी जारी है। रुकेंगे।